हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। आज हम हिस्ट्री की क्लास सिक्स्थ में लास्ट चैप्टर यानी 12th चैप्टर को डिस्कस करेंगे। और ये जितने चैप्टर हैं यानी कि क्लास सिक्स्थ की हिस्ट्री के 1 से लेके 12 तक अध्याय, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और प्लेलिस्ट में जाकर देखने को मिल जाएंगे। जिन्होंने इस बाकी वीडियो को नहीं देखा है वो वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। इसके बाद हम क्लास सेवेंथ स्टार्ट करेंगे, उसके चैप्टरों को डिस्कस करेंगे। इसी तरीके से हम बढ़ते हुए 12th क्लास तक यानी 12वीं कक्षा तक जाएंगे। ये सारे वीडियोस आपको रेगुलर मिलते रहेंगे। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो है इमारतें, चित्र और किताबें। इमारतें किस तरीके से बनी और हमें क्या बताती हैं, चित्र किस तरीके से बने, किस किस का चित्र बनाया गया और कौन कौन सी किताबें लिखी गई, किसके बारे में उसमें लिखा गया, ये सब इस चैप्टर में बताया गया है। तो चलिए अब चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो पहला पॉइंट है कि लौह स्तंभ, जो आप इस पिक में देख रहे हैं, ये महरौली में स्थित कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा लौह स्तंभ है और शिल्पकारों की कुशलता का ये एक अद्भुत नमूना है, जिसकी ऊंचाई लगभग 7.2 मीटर और वजन 3 टन से भी ज़्यादा है। इसका निर्माण लगभग 1500 साल पहले हुआ था और इसमें खुदे अभिलेख से, इसमें यानी कि जो इसमें खुदाई की गई है उस पर जो लिखा गया है उससे पता चलता है कि चंद्र नाम के शासक का इसमें जिक्र है। तो अंदाजा ये लगाया गया कि उसी ने इसे बनवाया है, जो संभवतः गुप्त वंश के थे। आश्चर्य की बात यह है कि इतने वर्षों के बावजूद भी इसमें जंग नहीं लगी है। ईंटों और पत्थरों की इमारतें, हमारे शिल्पकारों की कुशलता के नमूने स्तूपों जैसे कुछ इमारतों में भी देखने को मिले हैं। स्तूप किसे कहते हैं? स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है टीला। हालांकि स्तूप विभिन्न आकार के होते थे, कभी कभी गोल, कभी बड़े और छोटे। इन सब में एक समानता होती थी। प्रायः सभी स्तूपों के भीतर एक छोटा सा डिब्बा मिला है। इन डिब्बों में बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष जैसे दांत, हड्डी, राख या उसके द्वारा प्रयुक्त कोई चीज या कोई कीमती पत्थर अथवा सिक्के रखे रहते हैं। जो छोटा सा बॉक्स मिलता है उसमें, इसे धातु मंजूसा कहते हैं। प्रारंभिक स्तूप धातु मंजूसा के ऊपर रखा मिट्टी का टीला होता था। बाद में टीले को ईंटों से ढक दिया जाता था और बाद के काल में उस गुंबद नुमा ढांचे को तराशते हुए पत्थरों से ढक दिया गया। फिर है, प्राय स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ बनाया जाता था, जिसे प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। इस रास्ते को रेलिंग से घेर दिया जाता था, जिसे वेदिका कहते हैं। वेदिका में प्रवेश द्वार बने होते थे। रेलिंग तथा तोरण प्राय मूर्ति कला की सुंदर कलाकृतियों में से सजे होते थे। कभी कभी एक भव्य स्तूप हुआ करता था। लगभग 2000 साल पहले इस स्तूप को सजाने के लिए शिलाओं पर चित्र उकेरे गए, यानी कि आप कह सकते हैं बनाए गए। फिर है कि आरंभिक हिंदू मंदिरों का भी निर्माण किया गया। इन मंदिरों में विष्णु, शिव तथा दुर्गा जैसे देवी देवताओं की पूजा होती थी। मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग गर्भगृह होता था, जहां मुख्य देवी या देवता की मूर्ति को रखा जाता था। इसी स्थान पर पुरोहित धार्मिक अनुष्ठान करते थे और भक्त पूजा करते थे। अक्सर गर्भगृह को एक पवित्र स्थान के रूप में देखने के लिए भीतर गांव जैसे मंदिरों में उसके ऊपर काफी ऊंचाई तक निर्माण किया जाता था, जिसे शिखर कहते थे। शिखर निर्माण के कठिन कार्य के लिए सावधानी बरती जाती थी। आप जैसे पिक देख सकते हैं, ये उत्तर प्रदेश में कानपुर के पास, कानपुर देहात में, ये भीतर गांव में एक गुप्तकालीन मंदिर माना जाता है। इस पिक को महाबलीपुरम और ऐहोल भी हैं। इन शहरों में पत्थरों से बने उत्कृष्ट मंदिर हैं। उनमें से कुछ यहाँ पर दिखाए गए हैं। ये देखिए, जो ऊपर ये वाली पिक है इसमें दिखाए गए हैं। उसके बाद आते हैं, स्तूप तथा मंदिर किस तरह बनाए जाते थे। स्तूपों तथा मंदिरों को बनाने की प्रक्रिया में कई अवस्थाएं आती थीं। इसके लिए काफी धन खर्च होता था, इसलिए आमतौर पर राजा या रानी ही इन्हें बनवाने का निश्चय करते थे। पहला काम अच्छे किस्म के पत्थर ढूंढना, शिलाखंडों को खोद कर निकालना, फिर मंदिर या स्तूप के लिए सोच विचार कर तय किए गए स्थान पर शिलाखंडों को पहुंचाना होता था। यहाँ पत्थरों को काट छाट कर तराशने के बाद खंभों, दीवारों की चौखट, फर्शों तथा छतों का आकार दिया जाता था। इन सबके तैयार हो जाने पर सही जगहों पर उन्हें लगाना काफी मुश्किल काम होता था, जैसा इस पिक में दिखाया गया है। इस तरह के शानदार ढांचों का निर्माण करने वाले शिल्पकारों को सारा खर्च संभवतः राजा या रानी ही दिया करते थे। सजावट के लिए जो उपहार आते थे, जैसे हाथी दांत का काम करने वाले श्रमिकों ने
के संघ ने सांची के एक अलंकृत प्रवेश द्वार को बनाने का खर्च दिया था। इस सजावट के लिए पैसे देने वालों में व्यापारी, कृषक, माला बनाने वाले, इत्र बनाने वाले, लोहा, सुनार तथा कई ऐसे स्त्री पुरुष शामिल थे जिनके नाम खंभों, रेलिंगों तथा दीवारों पर खुदे हैं। इसलिए जब भी आप इस जगह पर घूमने जाएं तो ये जरूर सोचिएगा कि कितने लोगों ने इस पर कार्य किया था। चित्रकला, चित्रकला अजंता का एक उदाहरण दिया गया है कि पहाड़ों में सैकड़ों सालों के दौरान कई गुफाएं खोदी गई। इनमें ज्यादातर बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए विहार थे। इनमें से कुछ को चित्रों द्वारा सजाया गया था। यहाँ अनेक उदाहरण हैं। गुफाओं के अंदर अंधेरा होने की वजह से अधिकांश चित्र मसालों की रोशनी में बनाए गए थे, मशाल जो जलाए जाते थे। चित्रों के रंग के 1500 साल बाद भी उनमें आज भी चमक बिल्कुल बरकरार है। ये जो रंग है वो पौधे और खनिजों से तैयार किए जाते थे और इस कृति को बनाने वाले कलाकार जो थे उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। पुस्तकों की दुनिया, इस युग में कई प्रसिद्ध महाकाव्यों की रचना हुई। इन उत्कृष्ट रचनाओं में स्त्री पुरुषों की वीर गाथाएं और देवताओं से जुड़ी कथाएं हैं। करीब 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिल्पदिकारन की रचना इलांगो नामक कवि ने की। इसमें कोवलन नाम के एक व्यापारी की कहानी है और उस कहानी को आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, हालांकि वो इम्पोर्टेंट नहीं है। एक और तमिल महाकाव्य मणिम मेखलई जो करीब 1400 साल पहले सतनार द्वारा लिखी गई थी, इसमें कोमलम तथा माधवी की बेटी की कहानी है। ये रचनाएं कई सदियों पहले ही खो गई थी। उनकी पांडुलिपियां दोबारा लगभग 100 साल पहले मिली हैं। अन्य लेखक जैसे कालिदास, जिनके बारे में हम 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ये एक मेघदूत का श्लोक दिया गया है, आप चाहे तो इसे देख सकते हैं। पुरानी कहानियों का संकलन तथा संरक्षण, हिंदू धर्म से जुड़ी कई कहानियों को बहुत पहले से ही प्रचलित थी, इसी काल में लिखी गई। इसमें पुराण भी शामिल है। पुराण का शाब्दिक अर्थ होता है प्राचीन या पुराना। पुराणों में विष्णु, शिव, दुर्गा या पार्वती जैसे देवी देवताओं से जुड़ी कहानियां हैं। इसमें इन देवी देवताओं की पूजा तथा विधियां दी गई हैं। इसके अतिरिक्त इसमें संसार की सृष्टि तथा राजाओं के बारे में भी कहानियां हैं। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं जिससे सब उन्हें सुन और समझ सकते हैं। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी वे भी इसे सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे जिसे लोग सुनने आते थे। 2 संस्कृत महाकाव्य महाभारत और रामायण लंबे अरसे से लोकप्रिय रहे हैं और महाभारत कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध की कहानी है। रामायण की कथा कौशल के राजकुमार राम के बारे में है। उनके पिता ने उन्हें वनवास दे दिया था, ये सब आप जानते हैं। आम लोगों द्वारा कही जाने वाली कहानियां, आम लोग भी कहानियां कहते थे, कविताओं और गीतों की रचना करते थे, गाना गाते थे, नाचते थे और नाटक को खेलते थे। इनमें से कुछ तो इस समय के आसपास जातक और पंचतंत्र की कहानियों के रूप में लिखकर सुरक्षित कर लिए गए। जातक कथाएं तो अक्सर स्तूपों की रेलिंगों तथा अजंता के चित्रों में दर्शाई गई थी। बंदर राजा की कहानी देखिए, पहले इस पिक को समझ लीजिए। ये बंदर हैं और ये एक आम का पेड़ दिखाया गया है और इसमें कई सारे बंदर दिखाए गए हैं। तो इसमें एक कहानी है कि एक समय बंदरों का एक महान राजा हुआ। वह हिमालय पर गंगा के किनारे अपने 80,000 अनुयायियों के साथ रहता था। इन सब सारे जो बंदर थे वे एक खास पेड़ के से आम खाते थे जो बहुत मीठा था। एक बार क्या हुआ कि वो एक आम टूटकर गंगा नदी में गिरा और वो बहते बहते वाराणसी पहुंच गया। वहां का राजा स्नान कर रहा था। जब उसने वो आम खाया तो उसे बहुत अच्छा लगा। उसने अपने बगीचे के मालियों को बुलाया और उसने कहा कि ये आम कहाँ का है, पता करो। तो माली उसे उस जगह पर ले गए जहाँ वो पेड़ था। तो सभी ने वहाँ आम खाया, उन्हें काफ़ी अच्छा लगा। लेकिन राजा ने रात्रि में देखा कि बंदर भी उस आम को खा रहे हैं। तो राजा को अच्छा नहीं लगा। तो उसने क्या किया कि उसने उन बंदरों को मारने की योजना बनाई, क्योंकि बंदर काफ़ी संख्या में थे। तो ये बंदरों के राजा को पता चल गया। उसने क्या किया कि उस पेड़ की टहनियों को तोड़ा और उससे पुल बनाया जो गंगा नदी को पार करने का एक साधन बना। और एक तरफ से उसने उस पुल को पकड़े रखा और जब तक पकड़े रखा जब तक उसने अपनी पूरी प्रजा को सुरक्षित नहीं कर दिया। इस पूरे कार्य में वो मरणासन हो गया और राजा को जब ये पता चला, उसने देखा तो उसने उस
बंदर राजा को बचाने की बहुत कोशिश करी, लेकिन वो उसे नहीं बचा पाया। इससे राजा को बहुत खेद हुआ, तब उसने इस सिक्के का निर्माण कराया था जो आप इस समय स्क्रीन पर देख रहे हैं। विज्ञान की पुस्तकें। इस समय गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टियम नामक पुस्तक लिखी। इसमें उन्होंने लिखा कि दिन और रात पृथ्वी के अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होते हैं, जबकि लगता है कि रोज सूर्य निकलता और डूबता है। उन्होंने ग्रहण के बारे में भी एक वैज्ञानिक तर्क दिया। उन्होंने वृत्त की परिधि को मापने की विधि ढूंढ निकाली जो लगभग उतनी ही सही है जो आज प्रयुक्त होती है। शून्य अंकों का प्रयोग सबसे पहले होता रहा था, पर अब भारत के गणितज्ञों ने शून्य के लिए एक नए चिन्ह का आविष्कार किया। गिनती की यह पद्धति अरबों द्वारा अपनाई गई थी और तब यूरोप में भी फैल गई थी। आज भी यह पूरी दुनिया में प्रयोग की जाती है। अन्यत्र यानी स्पेशल पॉइंट। कागज आज हमारे रोजमर्रा की जिंदगी का एक हिस्सा है। जो हम किताबें पढ़ते हैं वो कागज में छपी होती हैं। इसी तरह लिखने के लिए भी हम कागज का ही उपयोग करते हैं। कागज का आविष्कार करीब 1900 साल पहले काई लुन नाम के एक व्यक्ति ने चीन में किया था। उसने पौधों के रेशों, कपड़ों, रस्सियों और पेड़ की छालों को पीट पीट कर लुगदी बनाई और उसे पानी में भिगो दिया। फिर उस लुगदी को दबाकर उसका पानी निचोड़ा और तब सूखा कागज बनाया। आज भी हाथ से कागज जो बनता है वो इसी विधि से बनता है। कागज बनाने की तकनीक को सदियों तक छुपाया गया, गुप्त रखा गया, लेकिन 1400 साल पहले यह कोरिया तक पहुंची। उसके बाद जापान में फैली। 1800 साल पहले तक यह बगदाद में पहुंची। फिर बगदाद से यूरोप, अफ्रीका और एशिया के अन्य भागों में फैली। इन उपमहाद्वीप में भी कागज की जानकारी बगदाद से ही आई है। उसके बाद एक क्वेश्चन है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद है कि तिथियों के बारे में जो हमने अभी तक पढ़ा है उसके बारे में एक संक्षेप में दिया गया है। आप इसे देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये देख लेते हैं कि अगले साल हमारे अतीत के बारे में हम और यानी कि क्लास 7th में और पढ़ेंगे और अगले 1000 साल के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे जिसकी शुरुआत 8वीं सदी में हुई थी। इसमें हम देखेंगे कि पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातात्विक वस्तुओं, मुख्यतः इमारतों के अवशेषों के अलावा इतिहास जानने के और भी बहुत से स्रोत हैं। नए राजाओं तथा राज्यों के बारे में पढ़ेंगे। मुगल साम्राज्य को इसमें शामिल करेंगे। स्थापत्य कला के बारे में भी जानेंगे। मंदिरों, मस्जिदों, बगीचों, किलों तथा अन्य इमारतों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। शहरों के बारे में पढ़ेंगे। शिल्पकारों, व्यापारियों तथा नगरीय संस्कृति के विषय में जानकारी हासिल करेंगे। आखेट संग्राहकों, पशुपालकों तथा कृषकों के बारे में पढ़ेंगे। ये सब बातें हम अब क्लास 7th में पढ़ेंगे। ये भारत का मैप दिया गया है। तो ये क्लास 6th का हिस्ट्री का लास्ट चैप्टर था, 12th चैप्टर था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।